हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में उपयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत जो बल्ब होते हैं उनके तंतु टंगस्टन के बने होते हैं, क्योंकि जो टंगस्टन एक धातु है जिसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और ये W से हम लिखते हैं, इसका प्रतीक है W, कैपिटल W, और ये आवर्त सारणी में 74वें नंबर पर आता है। देखिए, टंगस्टन का उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इस कारण जो विद्युत बल्ब के तंतु होते हैं वो टंगस्टन के बने हुए होते हैं। जब टंगस्टन जो तंतु है वो टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये है सूर्य। अब यह उत्पादक होते हैं हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के क्रियाविधि के द्वारा। अब हरे पौधे हैं, इनमें है 100 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब देखिए, अब ये माइनस हो जाती है कितनी, 90%, और ये जाती है सेकेंड प्राथमिक उपभोक्ता में, यानी प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी ये 10%। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब प्राइमरी कंज्यूमर से ये जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता में। अब 90% तो एनवायरनमेंट में चले जाएगी और 10% जाएगी द्वितीयक उपभोक्ता में। अब देखिए आगे, अब फिर से द्वितीयक उपभोक्ता से 90% जाएगी एनवायरनमेंट में और 10% देखिए ये जाएगी तृतीय उपभोक्ता में। लास्ट देखिए, अब फिर से 90% जाएगी एनवायरनमेंट में हीट के रूप में और 10% जाएगी ये अपघटक में। और देखिए लास्ट में कितनी बची, 0.01% एनर्जी। तो देखिए, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को निर्धारित किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाविधि, यह प्रतिवर्ती क्रियाविधि द्वारा ये होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्रावन का नियंत्रण करती है। उदाहरण के लिए, जब हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या लेंगे हम, इंसुलिन। अब देखिए, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन का स्रावन करती है और ये क्या करेगी, शर्करा की जो मात्रा है उसको नियंत्रण करेगी। तो देखिए, स्रावन हार्मोन के समय और मात्रा को निर्धारित करता है कौन, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव की आंत में कैल्सीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। अब देखिए, कैल्सीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मानव की आंत में। कहाँ, मानव की आंत में। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। देखिए, क्या अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, सीधी सी बात है। अम्ल कहते किसे हैं, अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर जलीय विलयन में H+ आयन देंगे, आयन का मतलब हो गया आवेश, और जो बिजली है, ये जो विद्युत है, वो आवेश से ही तो उत्पन्न होती है। देखिए, अम्ल तथा क्षार, अम्ल क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन। देखिए, अम्ल देते हैं H+ आयन और क्षार क्या देंगे, OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन। अम्ल तथा क्षार दोनों ही विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन तथा क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देता है। और ये क्या है, ऊपर आवेश ही तो है, और आवेश के कारण क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। देखिए, आवेश हो गया, आवेश के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अम्ल का जलीय विलयन, अब देखिए इसे समझेंगे एक चित्र के माध्यम से। अब देखिए, ये है H2SO4, अब ये है जल, ये बीकर है, इसमें है पानी। अब पानी में हमने क्या किया, H2SO4 डाल दिया, ठीक है, यानी जलीय विलयन में क्या कर दिया, H2SO4 की कुछ बूंदें डाल दी। अब सीधी सी बात है, ये H2SO4 है, ये टूटेगा 2H+ में और SO4- में। तो आवेश प्लस भी है और नेगेटिव भी है, यानी एनोड भी है और कैथोड भी है। जब एनोड और कैथोड को एक बल्ब से जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगी, बिजली उत्पन्न हो जाएगी, यानी विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आवेश क्या है, दो, एक तो प्लस आवेश और क्या है, माइनस आवेश, यानी एनोड भी है और कैथोड भी है।
तो परिपथ हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि परिपथ को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो एनोड, कैथोड और क्या है आवेश, और उसे परिपथ को कंप्लीट करने के लिए एक बल्ब जोड़ देंगे। अगर वो बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। देखते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर आपके एग्जाम में आए, ठीक, आप बताइए कि अम्ल के जलीय विलयन, देखिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है या नहीं करता। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अम्ल और क्षार का जलीय विलयन क्या विद्युत का संचालन करता है, तो आप बोलोगे हाँ। और आप क्या बोलोगे, क्यों? क्योंकि अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं और क्षार वे होते हैं जो OH- आयन देते हैं। और आप इसका एक्सपेरिमेंट बताओगे जैसे कि मैंने बताया है, ठीक है। अब ये क्या है, जल से भरा बीकर है, इसमें H2SO4 की बूंदे डाल दी तो ये टूटेगा H+ में और SO2 2H+ में और SO2- में। यानी आवेश जहाँ है, जहाँ आवेश है और आवेश प्लस भी है नेगेटिव भी है, यानी प्लस और माइनस दोनों है, यानी हम कह सकते हैं एनोड और कैथोड दोनों हैं। तो परिपथ हम कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बल्ब जोड़ना पड़ेगा, और जिससे क्या हो जाएगा, परिपथ कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, अब एनोड और कैथोड, ठीक है। अब एनोड का मतलब है पॉजिटिव और कैथोड का मतलब है नेगेटिव, और आवेश एनोड और कैथोड देख लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अब इसको क्या किया, यहाँ से जोड़ दिया बल्ब। अब देखिए, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या हो जाएगा, बल्ब जलने लग जाएगा। एग्जाम में आए तो आपको ये चित्र बनाना है। अब देखो, जैसे ही आवेशों की गति होगी, आवेश इधर उधर भागना शुरू होंगे तो क्या होगा, बिजली उत्पन्न होगी, यानी विद्युत उत्पन्न होगी। इसे आमतौर पर समझिए, रटिए मत। देखिए नेक्स्ट, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदलती है। अब देखिए, शुष्क है यानी सूखा है, और सूखा है तो क्या होगा, ये आयनों में नहीं टूटेगा, यानी H+ आयन नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है, शुष्क है। आंसर तो इसी में छुपा आ गया, शुष्क है यानी सूखा है। देखिए, शुष्क HCl गैस, ये क्या बोल रहे हैं, शुष्क HCl गैस यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदलती है। लिटमस पत्र को बदलेगी तब ना, जब वो अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की होगी, सीधी सी बात है। अब देखिए, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस के साथ क्या नहीं देगी, H+ आयन नहीं देगी, टूटेगी ही नहीं, इसका टूटना ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, सूखा है। अब देखिए, यानी हाइड्रोजन आयन नहीं बनाती है, जिस कारण क्या होगा, ये लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा। यह लिख ले, लिटमस पत्र का रंग, रंग क्यों नहीं बदलती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक किसे कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, उत्पादक यानी हो गया प्रोड्यूसर। अब उत्पादक वे होते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हो या किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, यानी वे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक है, सभी हरे पादप। नीलहरी शैवाल, नीलहरी शैवाल में क्या है, क्लोरोफिल है, और जहाँ क्लोरोफिल आ गया वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। देखिए, सभी हरे पादप, नीलहरी शैवाल, या फिर इसे हम कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता हो, उत्पादक कहलाएंगे। और जहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी वे पादप अपना खाना स्वयं ही बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट, उपभोक्ता, उपभोक्ता वे होते हैं जो किस पे डिपेंड होंगे, उत्पादक पर डिपेंड होंगे। जैसे मनुष्य, हम किस पे डिपेंड है, हम पेड़ पौधे पे डिपेंड है। देखिए, वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब देखिए, हम इनडायरेक्टली डिपेंड है या डायरेक्टली डिपेंड है, हम डायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि हम पेड़ पौधों को पहले मतलब डिपेंड है हम उन पे। पेड़ पौधे हम पे डिपेंड नहीं है, तो वो हो गया प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, और हम किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पर। अब देखिए, हम डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली, हम डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्टली भी है। जैसे अब देखिए, हरे हरी घास को खाती है बकरी, अब मनुष्य भी तो बकरी को खाता है, यानी मनुष्य सर्वाहारी है। कैसा है, सर्वाहारी, यानी शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्टली डिपेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर हम डायरेक्ट अगर हरे पेड़ पौधों को खाएं, जैसे हम डायरेक्ट अनाज खाते हैं, तो हम किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पे डिपेंड है और डायरेक्टली डिपेंड है, यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, जैसे गाय भैंस बकरी। अब देखिए, गाय होती है, भैंस होती है, अब देखिए गाय भैंस है, वो डायरेक्टली डिपेंड है उन पे, क्योंकि वो डायरेक्टली खाती है पेड़ पौधों को, ठीक है। अब देखिए, गाय भैंस बकरी और मनुष्य, ये देखिए आगे, ये शाकाहारी मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं होते हैं, ठीक
ठीक है, एवं परजीवी होते हैं। पर यानी दूसरा, जीव यानी जीव, वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है परजीवी कहलाता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, अपघटक। अब देखिए जैसे अपघटक होते क्या है, सूक्ष्म जीव हो गए। ठीक है, सड़े गले खाद्य पदार्थों को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, और तोड़ना ही क्या कहलाएगा, अपघटन कहलाएगा। देखिए, सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों एवं मृत जीव हो गए, यानी कोई गाय भैंस मर गई उसे डाल दिया, तो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, उसको यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों पर क्रिया करेंगे, उसे सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों एवं मृत जीवों का अपघटन करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैसे अब देखिए इसे अपमार्जक के नाम से भी जानते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करेंगे, सड़े गले खाद्य पदार्थ है उनको क्या करेंगे, तोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जीवाणु हो गया, कवक हो गया, सूक्ष्म जीव का उदाहरण क्या है, यही तो है। अब देखिए इस चीज को समझना, मैंने यहाँ नहीं लिखा। जैसे देखिए हरे पौधे हैं, इसे कौन खाती है, बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। अब देखिए हरे पेड़ पौधे को अगर बकरी खाती है, बकरी को शेर भी तो खाता है। ठीक है, अब देखिए शेर खाता है, अब हरे पेड़ पौधे को और भी जीव खाते होंगे, तो इस प्रकार से क्या हुआ। अब देखिए हरे पेड़ पौधे हैं, इसे कौन खा रहा है, बकरी खा रही है, और बकरी को कौन खा रहा है, मनुष्य। यानी ये तो डायरेक्टली डिपेंड है, क्या है, डायरेक्टली डिपेंड। ठीक है, अब हम क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड है, इनडायरेक्टली है ना, क्योंकि हम बकरी खा रही है पहले, फिर हम बकरी को खा रहे हैं, तो हम क्या हुए, कंज्यूमर। यानी हम इनडायरेक्टली डिपेंड है इस पर, उत्पादक पर। यानी पेड़ पौधे तो हमारे लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं आगे, विद्युत मोटर। देखिए विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है ना। अब आपको एग्जाम में पूछा जाए विद्युत मोटर क्या काम करता है, तो आपको सीधा सा लिखना है, विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत से शुरू है तो विद्युत याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी मशीनी ऊर्जा में बदलता है, ये कहलाएगा विद्युत मोटर। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो इसका सिद्धांत भी देख लेते हैं। अब देखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, अब कोई कुंडली है उसे हम क्या रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। अब देखिए ये कोई कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ रख दी एक कुंडली। ठीक है, रख दी, और इसमें क्या करेंगे, रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है, यानी चार्ज प्रवाहित हो गए, प्लस माइनस। ठीक है, अब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो देखिए आगे क्या होता है, कुंडली पर क्या लगेगा, बल युग्म कार्य करेगा, बल लगना शुरू हो जाएगा, यानी बल युग्म शुरू हो जाएगा लगना। यह बल युग्म क्या करेगा, कुंडली को उसके अक्ष पर, यानी देखिए ये कुंडली है, ये अपने ही अक्ष पर घूमने लग जाएगी, जोर जोर से घूमने लग जाएगी। कि इस पे क्या काम कर रहा है, एक बल कार्य कर रहा है, अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा, जैसा कि हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, और मध्यमा है विद्युत धारा की दिशा को बताती है, और जो अंगूठा है कुछ इस प्रकार से था, ये नियम कुछ इस प्रकार से, देखिए कुछ इस प्रकार से, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये है विद्युत धारा की दिशा, और ये है बल की दिशा। अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित होता है, यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। अब देखिए फिर से समझिएगा, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र, हमने एक कुंडली ली, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, और जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा और विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू कर दी, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू कर दी, और जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी, उस पर एक बल कार्य करना शुरू हो गया, और उस बल के कारण कुंडली अपने ही अक्ष पर, यह है कुंडली, और ये अपने ही अक्ष पर घूमना शुरू करती है।
से हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पढ़ा था, ठीक है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमती है, घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है, अगर वो फ्री है तो वो क्या हो जाएगी, घूमने लग जाएगी। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।